आज हम होम्योपैथी के एक अहम उपचार मर्क्यूरियस सोल्यूबिलिस पर जो जानकारी उपलब्ध है उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। ये मटीरियल मेडिका में काफी इस्तेमाल होता है, पर हाँ, शुरू में समझने में थोड़ा पेचीदा लग सकता है। जो मुख्य बात इन स्रोतों से निकल कर आती है वो है शरीर की प्रतिक्रिया करने की शक्ति में कमी और उससे पैदा होने वाली अस्थिरता। बिल्कुल, और यही मतलब कमजोर रक्षा प्रणाली, यही मर्क्यूरियस की एक तरह से पहचान है। हाँ। जैसा आपने कहा, स्रोत बताते हैं कि शरीर बाहरी उत्तेजनाओं मतलब स्टिमुलाई पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे पाता, स्थिर रूप से नहीं। तो नतीजा क्या होता है? अस्थिरता। ऐसा लगता है जैसे शरीर बिना किसी बचाव के हर बाहरी असर को बस सोखता जा रहा है। हाँ। और यहीं से समझिए बीमारी की स्थिति बनती है। हाँ, और ये अस्थिरता तो बहुत साफ दिखती भी है। मुझे वो बात याद आ रही है, स्रोतों में लिखा है कि मर्क्यूरियस रोगी लगभग हर चीज से परेशान हो जाता है। गर्मी हो, सर्दी हो, मौसम बदले, पसीना आए, सब कुछ। ये जीवित थर्मामीटर कहा था, मतलब एक पल ठंड लग रही है, गर्मी चाहिए। और जैसे ही गर्मी मिली उससे भी परेशानी होने लगती है। बिल्कुल। हाँ। ये जो तापमान के प्रति असहिष्णुता है ना, ये उसी बुनियादी अस्थिरता को दिखाती है। और ये दिलचस्प है कि रेपोर्टरी में अगर देखें तो मर्क्यूरियस के लिए हालत बिगड़ने वाले करीब 55 रूब्रिक्स हैं। 55? बाप रे। हाँ, जबकि सुधार वाले सिर्फ 7। ये दिखाता है कि व्यक्ति कितना वल्नरेबल महसूस करता है। और ये अस्थिरता सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक भी है। जैसे पारा होता है ना, हाँ, पारा तरल सा बहता हुआ, लेकिन अपना आकार रखने की कोशिश करता है, पर पकड़ने चलो तो फिसल जाता है, कुछ वैसा ही। अच्छा। तो मानसिक स्तर पर ये कैसे दिखता है? स्रोत बताते हैं कि प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, जैसे सवालों का जवाब देने में धीमापन, समझने में धीमापन। पर ये मूर्खता नहीं है, है ना? नहीं नहीं, मूर्खता बिल्कुल नहीं। ये असल में क्रिया में अक्षमता है, मतलब इनएफिशिएंसी। इसके साथ ही जैसा आपने कहा, एक अजीब सी जल्दबाजी और बेचैनी भी होती है, लेकिन काम पूरा नहीं होता। हाँ, ये विरोधाभास सा लगता है। बिल्कुल। और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति वो इतनी भेद्यता होती है कि ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। फिर अगला चरण आता है आवेगीपन का, मतलब इम्पल्सिविटी। मन में कोई भी विचार आया, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की एक जरूरत सी महसूस होती है। और ये इतना बढ़ सकता है कि मान लीजिए किसी छोटी सी बात पर किसी को मारने जैसा आवेग आ जाए। ओह, पर क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं, आमतौर पर नहीं। स्रोत बताते हैं कि रोगी इन आवेगों को महसूस तो करता है, लेकिन वो उन्हें नियंत्रित करता है, छुपाता है, काफी बंद मिजाज का हो सकता है। और अगर ये स्थिति और बिगड़े फिर क्या होता है? तो फिर तीसरे चरण में व्यामोह मतलब पैरानोया जैसी स्थिति बन सकती है। रोगी को लगने लगता है कि हर कोई उसका दुश्मन है, उसे खुद को बचाना है। अच्छा। लेकिन इसमें जो एक अलग बात है वो ये कि अंतिम चरण में कोई स्पष्ट पागलपन नहीं आता, जैसे कुछ और दवाओं में होता है। यहाँ एक तरह की जड़ता आ जाती है, इम्बेसिलिटी कह सकते हैं, जैसे दिमाग बिल्कुल नरम पड़ गया हो, प्रतिक्रिया करने में पूरी तरह समर्थ। बाप रे। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी, बहुत कपटी होती है, मतलब इंसिडियस। शुरू में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और शारीरिक लक्षणों में क्या खास है? बहुत ज्यादा पसीना आने का जिक्र है, खासकर रात में, और लार बहना। हाँ, बहुत ज्यादा पसीना, चिपचिपा सा, और रात में लार बहना, तकिया गीला हो जाना, ये बहुत आम लक्षण है। और त्वचा, श्लेष्म झिल्ली, मसूड़ों में अल्सरेशन या सप्यूरेशन की प्रवृत्ति, मतलब घाव या मवाद पड़ना। बिल्कुल, जैसे मसूड़े गलने लगते हैं, ढीले हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, मुंह से बहुत बदबू आती है, त्वचा पर भी घाव बन सकते हैं। और एक और चीज, कंपकंपी, ट्रेमर्स। कंपकंपी। हाँ, ये भी उसी रक्षात्मक कमजोरी और अस्थिरता का संकेत है। हाथ कांपना, जबान कांपना, ये कंपकंपी मानो मर्क्यूरियस के सार का प्रतीक है, प्रतिक्रिया की कमी से पैदा हुई अस्थिरता। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसका खास असर एक्टोडर्म से बनने वाली संरचनाओं पर होता है। एक्टोडर्म मतलब वो हिस्से जो भ्रूण की बाहरी परत से विकसित होते हैं, जैसे हमारी त्वचा, श्लेष्म झिल्ली, आंखें और तंत्रिका तंत्र। अच्छा, तो कुल मिलाके इन सभी स्रोतों से मर्क्यूरियस सोल्यूबिलिस की जो तस्वीर बन रही है वो मुख्य रूप से प्रतिक्रिया शक्ति की कमी की है, और उससे पैदा होने वाली एक गहरी अस्थिरता की, जो शरीर और मन दोनों स्तरों पर दिखती है। बिल्कुल सही। व्यक्ति बाहरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। और इसमें सोचने वाली बात यह है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, कि यह स्थिति कितनी धीरे धीरे, कितनी खामोशी से विकसित होती है।
अक्सर तब तक पहचानी नहीं जाती जब तक कि लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ ना जाएं। हम्म। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे शरीर और मन में जो छोटी छोटी सूक्ष्म कमजोरियां होती हैं वो समय के साथ कितने गहरे और जटिल तरीकों से सामने आ सकती हैं, जिनका हमें शायद शुरू में अंदाजा भी नहीं होता।